आज हम लोग बात करेंगे सिकंदर महान के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। सिकंदर को दुनिया के सबसे महान विजेताओं में से एक माना जाता है। वह मैसेडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और उसे बेहतरीन शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक अरस्तु को उसका शिक्षक नियुक्त किया गया था। वो 20 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा और उसके बाद उसने विजय की नीति अपनाई। बहुत कम समय में उसने एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, तुर्किस्तान, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया आदि सहित दुनिया के कई देशों पर विजय प्राप्त की। सिकंदर शायद दुनिया का पहला विश्व विजेता था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का हिम्मत किया था, साहस किया था और अपने उद्देश्य में बड़ी सफलता हासिल भी किया। इस उपलब्धि के कारण ही सिकंदर को आमतौर पर जनरली अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान सिकंदर कहा जाता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 328 ईसा पूर्व में काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने भारत पर भी विजय प्राप्त करने के बारे में सोचा। परिणाम स्वरूप लगभग 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले सिंधु नदी के पार पहाड़ी इलाकों में रहने वाले विभिन्न स्वतंत्र जनजातियों ने विदेशी आक्रमणकारी का सामना किया, मुकाबला किया। हालांकि विदेशी आक्रमणकारियों का असकनस ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन वे पराजित हुए और हजारों की संख्या में मारे गए। ये जनजातियां मारी गई। फिर कई अन्य पहाड़ी सरदारों ने खुद सिकंदर के सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद सिकंदर आगे बढ़ा और ओहिंद के पास नावों का पुल बनाकर सिंधु नदी को पार किया। यहाँ ओहिंद में उसकी मुलाकात तक्षशिला के राजा अंबी के प्रतिनिधियों से हुई, जिन्होंने पोरस और अन्य भारतीय सरदारों के खिलाफ अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। सिकंदर के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता था। सिकंदर तुरंत आगे बढ़ा और तक्षशिला पहुंच गया, जहां राजा अंबी अपनी सारी सेना और संसाधनों के साथ उसकी मदद करने के लिए पहले से ही तैयार थे। सिकंदर ने उसके साथ उदारता से व्यवहार किया और उसे कई बहुमूल्य उपहार दिए। जहां राजा पोरस को समर्पण करने का संदेश भेजा गया, लेकिन पोरस ने साफ इनकार कर दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब हम लोग बात करेंगे पोरस से सिकंदर का युद्ध की। पोरस ने अपनी सेना को झेलम के पूर्वी तट पर तैनात किया। उस समय झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी और सिकंदर कुछ समय तक इस दुविधा में रहा कि नदी को कैसे पार किया जाए। आखिरकार एक अंधेरी रात में उसने अपनी सेना को लगभग 16 मील ऊपर की ओर बढ़ाया और एक तीखे मोड़ से नदी पार की। फिर उसने भारतीय सेना पर अचानक हमला किया, जो अचंभित रह गई। कर्री के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। पोरस और उसकी सेना ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन सिकंदर विजयी हुआ। इस युद्ध में लगभग 12,000 सैनिक मारे गए और 6,000 बंदी बना लिए गए। पोरस खुद लड़ते हुए घायल हो गए और उसे बंदी बना लिया गया। जब उसे सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पोरस ने जवाब दिया, जैसा राजा राजा के साथ करता है। तुरंत जवाब मिला। इस साहसिक उत्तर ने सिकंदर को इतना प्रभावित किया कि उसने पोरस के सारा क्षेत्र वापस कर दिया और इस तरह उदार नीति और दयालु व्यवहार से एक दुश्मन को जीत लिया। सिकंदर ने पोरस को जीत लिया। इस जीत की याद में सिकंदर ने युद्ध स्थल पर 2 शहरों बुसेफाला और निकेया की नींव रखी। हम लोग बात करेंगे ब्यास नदी तक सिकंदर कैसे मार्च करके गया था। पोरस के साथ अपनी लड़ाई के बाद सिकंदर पूर्व की ओर बढ़ा और चिनाब नदी को पार करते हुए उसने छोटे पोरस और ग्लासो के क्षेत्रों पर हमला किया और उन्हें जीत लिया। इस नए जीते हुए क्षेत्र को पोरस एल्डर को अधीन कर दिया। फिर उसने रावी नदी को पार किया, लेकिन यहां उसे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सांगला मॉडर्न सियालकोट के क्वाथोई बहुत जिद्दी साबित हुए, लेकिन अंत में उन्हें मैसेडोनियन सेनाओं से भारी दबाव के आगे झुकना पड़ा।
सांगला शहर को जमीन पर गिरा दिया गया। सांगला की विजय ने पड़ोसी जनजातियों के मन में आतंक पैदा कर दिया और उन्होंने अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के सामने। फिर सिकंदर ब्यास नदी के तट तक पहुंच गया। अब हम बात करेंगे सिकंदर की रिटर्निंग की, सिकंदर की वापसी की। सिकंदर मुगल साम्राज्य को जीतने के उद्देश्य से आगे बढ़ा था, लेकिन यहां थकी हुई सेना को नदी पार करनी पड़ी। सिकंदर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेना के आगे बढ़ने से इनकार करने का एक कारण यह था कि वे लगातार लड़ाई से थक चुके थे और उन्हें घर की याद आने लगी थी, अपने परिवार की याद आने लगी थी। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे नंदो डायनेस्टी से लड़ना नहीं चाहते थे, जो विशाल संसाधनों और जोखिम भरे नावों के स्वामी थे और एक बहुत शक्तिशाली सेना नहीं थी उनके पास। जब भी प्रयास व्यर्थ साबित हुए तो सिकंदर ने हिचकिचाते हुए पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन पीछे हटने से पहले उसने अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमाओं को चिन्हित करने के उद्देश्य से ब्यास के तट पर 12 विशाल पत्थर की वेदियों का निर्माण करवाया। हालांकि अब इन वेदियों का कोई निशान नहीं मिलता है। ब्यास से सिकंदर ने अपने साम्राज्य के सीमावर्ती प्रांतों में प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए झेलम लौट आया। उसने सिंधु से लेकर व्यास तक के पूरे क्षेत्र को 3 प्रांतों में विभाजित किया और उन्हें अलग अलग शासकों के अधीन कर दिया। सेना का कुछ हिस्सा भारत में छोड़ा गया ताकि भटे प्रांतों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्यपालों की सहायता की जा सके। फिर उसने लगभग 2000 नावों का निर्माण करवाया, लेकिन यह वापसी यात्रा झेलम से समुद्र तक की यात्रा थी। उसकी वापसी को आसान बनाना आसान काम नहीं था। दक्षिणी पंजाब में रहने वाले कई रिपब्लिक कबीलों ने लौटते हुए यूनानी सैनिकों पर हमला कर दिया। सिविस, वीस, क्षुद्रक, मलोई और मैस्क्यूनो और ऐसे अन्य आदिवासियों ने यूनानी सैनिकों को परेशान किया और यहां तक कि सिकंदर को भी घायल कर दिया। इससे सिकंदर क्रोधित हो गया और उसने गणतंत्रीय आदिवासियों के आम नरसंहार का आदेश दिया। इस तरह यूनानी सेना सिंध में पट्टाला पहुंच गई। यहां सिकंदर ने अपनी सेना के 2 भाग बनाए, 2 कैटेगरीज बनाए। एक को समुद्र के रास्ते नियोचोस के अधीन भेजा और दूसरे का नेतृत्व खुद सिकंदर ने किया। यह बलूचिस्तान और फारस से होते हुए लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन या मॉडर्न बगदाद पहुंचा। यहां सिकंदर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई जब वह मुश्किल से 33 वर्ष का था। सिकंदर की मृत्यु के साथ ही भारत में उसने जो भी कुछ हासिल किया था वह उसकी मृत्यु के 2 साल के भीतर ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो आज हम लोग बात किए सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। इससे आपको सिकंदर को जानने में बहुत आसानी होगी। आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा सिकंदर द ग्रेट के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। हमारे इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।